नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम राजेश बादल साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। पिछले 1-2 हफ्ते मैं थोड़ा भागम-भाग इधर-उधर था, बहुत डिसिप्लिन नहीं था, इस वजह से बात नहीं हो पाई। राजेश भाई, स्वागत है। और अब खबरों की खबर तो 2-3 एक इतनी बड़ी-बड़ी खबरें एक साथ हो गई हैं। उसमें मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी बात है और जिसमें हम सब लोगों को एंग्ज़ियस भी हैं, दुखी भी हैं, कष्ट भी है, क्रोध भी है, जो झारखंड में हो रहा है। उसके 2 पक्ष हैं, ज़रा मैं आपसे समझूँ। एक पक्ष तो जो गवर्नर राजपाल साहब हैं, लाट साहब, उनका आचरण। एक तरफ नीतीश जी जाते हैं, उनको घंटे ही भर के अंदर कहा जाता है, आइए, आइए और शपथ लीजिए। कोई वेरिफिकेशन ऑफ विधायक नहीं, कोई किसी चीज़ का नहीं, उन्होंने कह दिया, मान लिया गया। दूसरी तरफ गवर्नर साहब को झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और एक जो उनके एक और आरजेडी के सदस्य हैं शायद, ये सब लोग मिलके जाते हैं, वो विधायक दल से मिलने को मना कर देते हैं। अभी तक कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। अ, टेक्निकली हेमंत सोरेन साहब का इस्तीफा मंजूर हो चुका है, तो इस समय मेरे हिसाब से टेक्निकली तो वो गवर्नर शासन वहाँ है, क्योंकि जब कोई दूसरा उन्होंने केयर टेकर चीफ मिनिस्टर तो है नहीं कोई। और दूसरी बात जो हेमंत सोरेन साहब के साथ हुआ, हेमंत सोरेन साहब का साफ-साफ था कि नीतीश कुमार जी को जो भी हुआ, वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए, किस वजह से हुए वो अभी भी एक पहेली है। ये लेकिन मेरे ख्याल में ये शेड्यूल्ड ट्राइब लोग हैं, ये लड़ाकू लोग होते हैं। ये शायद बैलेंस शीट के हिसाब से अपनी राजनीति नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। और उन्होंने लड़ने की हिम्मत तो दिखा दी है हेमंत सोरेन ने। उनके और हेमंत सोरेन ने जब अपना एक लास्ट वीडियो किया, उनको पता है वो अरेस्ट होने जा रहे हैं। उनका दरवाजा खटखटा रहे हैं और वो वीडियो कर रहे थे। तो ये सारी बात कहीं न कहीं भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि वो अब आने वाली है, बिहार, बंगाल, ये सब एक-दूसरे से उलझा हुआ है। और कई लोगों का मानना है कि इमीडिएट प्रोवोकेशन इसका भारत जोड़ो यात्रा जो अब झारखंड में पहुँचने वाली है। राजेश भाई साहब, पहली टिप्पणी इस पे, फिर आगे बात करते हैं। जी। धन्यवाद आनंद जी। देखिए, मेरी नजर में हमारा लोकतंत्र अब एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा है। हिंदी में जिसको संक्रमण काल जिसको कहते हैं। और संक्रमण काल जब मैं कहता हूं तो मैं ये पाता हूं कि इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं, लोकतांत्रिक प्रतीकों और लोकतांत्रिक जो व्यवहार है हमारे जनप्रतिनिधियों का, उसमें कहीं ना कहीं बेहद गिरावट आ रही है। और गिरावट का कारण पिछले 8-10 वर्षों में हमने देखा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेशों में अपनी सत्ता बनाने के लिए, अपनी हुकूमतें स्थापित करने के लिए सरकार गिराने का खेल जो खेला है, वो उसके बाद से मुझे लगता है कि स्थितियां ज्यादा खराब हुई हैं। और हम सब लोग आज जो झारखंड की स्थिति पर चिंता कर रहे हैं, उनके मूल में बहुत सारी वजहें हैं। पहली बात तो मैं ये मानता हूं कि देखिए, चूंकि मई में या अप्रैल मई में जब भी है तो लोकसभा चुनाव हैं, और भारतीय जनता पार्टी पूरे साल चुनाव के मूड में रहती है और वो चुनाव की तैयारियां भी करती है। मुझे ऐसा लगता है आनंद जी कि करीब करीब साल भर से ये सिलसिला शुरू हो गया था, या 1.5 साल से, जब हम ये पाते हैं कि हेमंत, एक तरफ तो देखिए झारखंड में हेमंत सोरेन लड़ने की बात करते हैं, इस्तीफा देते हैं और फिर उसके बाद गिरफ्तार हो जाते हैं। चंद रोज पहले हमने एक के उलट व्यवहार देखा कि नीतीश कुमार, जो आरजेडी के साथ मिलके, कांग्रेस के साथ मिलके सरकार चला रहे थे, वो अचानक जो है भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ जाते हैं। और उनका ये चौथी बार होगा, अगर मुझे ठीक ख्याल है, याद है तो ये इसका मतलब ये साफ साफ निकलता है कि भाई साहब, आपके पास जो दो विकल्प हैं। पहला विकल्प तो ये है कि या तो आप नीतीश कुमार की तरह लड्डू हाथ में लीजिए, और या आप जो है जेल जाने के लिए तैयार रहिए, इस्तीफे के लिए तैयार रहिए, ईडी की जांच के लिए तैयार रहिए। नहीं मानेंगे तो जिन प्रदेशों में, खासतौर पर जहां की उनके भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकारें नहीं थी, वहां हमने देखा
तो ये दो राज्यों की स्थितियां तो एकदम उलट हो गई। और जैसे कि आपने कहा कि आदिवासी इलाके के लोग बड़े लड़ाकू होते हैं और देखा जाए तो ईमानदार काफी हद तक होते हैं। किस राज्य में जो है आप अगर शिकायत करने जाएंगे तो कौन सा राज्य ऐसा होगा जिसमें अनियमितताओं की शिकायत ना मिले, करप्शन की शिकायत ना मिले? खुद क्या केंद्र सरकार में नहीं है? आज आप एक राशन कार्ड तो बिना पैसे के बनवा नहीं सकते हैं। तो आप अचानक इस तरह से जब बात करते हैं तो थोड़ा सा ताज्जुब होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी गंगा है जिसमें नहाने के बाद सारे लोग धुल जाते हैं, सबके पाप धुल जाते हैं? हमने हेमंत बिस्वा शर्मा को देखा और भी तमाम उन लोगों को, बंगाल के तमाम लोगों को देखा कि जिनके ऊपर गहरे आरोप थे, गंभीर आरोप थे और खुद भारतीय जनता पार्टी के लगाए गए आरोप थे। जब वो ऐसा नहीं कर पाए, वो उन्होंने ऐसा किया, तब फिर हम समझ सकते हैं कि स्थितियां क्या हैं कि पर्दे के पीछे कौन सा खेल चल रहा है। आप देखिए, ठीक वैसा ही मैं महाराष्ट्र की जो बात करता हूं, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की बात करता हूं कि अब या तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे या तो वो जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ आते, और नहीं जाते तो वो जेल जाने के लिए तैयार रहते। तो अगर नहीं तो उन्होंने इस बात से मना किया तो उनकी सरकार ही गिरा दी गई, उनके पार्टी को ही तोड़ दिया गया। शरद पवार साहब ने अपनी पार्टी टूट जाने दी, क्योंकि शरद पवार भी अभी खामोश हैं, लेकिन ऐसा दबाव तो उनके ऊपर भी आया था। अब दिल्ली के ऊपर दबाव है, दिल्ली और पंजाब की सत्ताएं हैं और केजरीवाल मुश्किल में है। बंगाल में ममता बनर्जी के साथ अभी सरकार या भारतीय जनता पार्टी अभी उस तरह से उनकी घेराबंदी नहीं कर पा रही है। लेकिन आसान नहीं है ममता बनर्जी के लिए भी, और वो इंडिया गठबंधन में हैं, तो उन्हें अब जाहिर है कि बहुत खुलकर खेलना पड़ेगा, क्योंकि इसका अगर कहीं विरोध नहीं होगा तो देखिए, तो दाढ़ में खून लग गया है। और जब लोकसभा चुनाव आएंगे तब आप पाएंगे कि जहां जिन राज्यों में प्रतिपक्ष की सरकारें हैं, वहां वो तंत्र अपना रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तंत्र से मेरा आशय ब्यूरोक्रेसी से है, निर्वाचन कार्य में जो लोग अधिकारी लगते हैं, जो टीमें लगती हैं, उन सब से है, और निर्वाचन आयोग के स्थानीय अधिकारियों से है। अभी आप तेलंगाना में भी आप सुन सकते हैं कि तेलंगाना में इस तरह का कुछ होगा, कुछ कर्नाटक से भी सुन सकते हैं, लेकिन ये शुरुआत तो हो गई है। अब ये देखिए कि कब तक ऐसे चलेगा। कुल मिलाकर के बड़ी शर्मनाक स्थिति है आनंद जी, और हमने जी, तो कभी ऐसा मतलब इस रूप की कल्पना भी नहीं की थी। जी। जी। राजेश भाई, मुझे एक चीज ये नहीं समझ में आती कि हेमंत सोरेन साहब आदिवासी उससे आते हैं, इसलिए क्या हिम्मत कर पाए इन लोग इस तरह का? क्योंकि ये हिम्मत ना अभिषेक बनर्जी के साथ करने की है, ना रोहित पवार के साथ करने की है। जिस तरह से एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को इन लोग ह्यूमिलिएट कर रहे थे, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप बाकी कुछ करते, आप अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि ये तो आरोप अभी लगा हुआ है भाई, आरोप आपके ऊपर, आपके मंत्री और आपके किसके किसके ऊपर क्या क्या आरोप लगे हुए थे। आ, आप आरोप के बाद आप लोग तो छूटे भी थे। तो मुझे एक उसका भी बहुत कष्ट है कि जो हेमंत सोरेन के साथ जो ट्रीटमेंट कर रहा है, आपको क्या लगता है? ये एक तो दो चीजें हो रही, इंडिया गठबंधन का सीमेंटिंग इफेक्ट हो रहा है, एक तो मुझे ऐसा लग रहा है, और ये एक जो न्यूट्रल है या उसको ये ठीक नहीं लग रहा है कि तुम ये क्या कर रहे हो भाई, मतलब कुछ ज्यादा हो रहा है। मैं ये बीजेपी के लिए काउंटर प्रोडक्टिव भी हो रहा है क्या, और सीमेंटिंग इफेक्ट, दोनों बातें। देखिए, दो बातें हैं। आ, ये एक तो ये है कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े शिखर नेतृत्व है, वो इस समय असुरक्षित और भयभीत है। और जब असुरक्षित आदमी महसूस करता है तब वो अपने बचाव में बड़े ऊटपटांग से हथियारों का इस्तेमाल करता है अपने बचाव के लिए। अब बचाव के लिए जो इस तरह से अफसोस की बात यह है, देखिए जैसे जो आपने बात कही है, मैं इसको संसदीय प्रक्रिया का उल्लंघन भी कहूंगा। देखिए, किसी भी निर्वाचित विधायक को पुलिस अरेस्ट तब तक नहीं कर सकती जब तक कि विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति नहीं होती। उसको विधानसभा अध्यक्ष की परमिशन लेनी होती है। हम लोग तो सारी उम्र यही देखते आए हैं, यही परंपरा रही है। मुख्यमंत्री जो सदन का नेता है, और उसको आप इस तरह से चोरों की तरह, अपराधियों की तरह, किसी मुजरिम की तरह आप उसको इस तरह से अरेस्ट कर रहे हैं, और विधानसभा अध्यक्ष
की परमिशन तक नहीं ले रहे हैं, तो ये बात मुझे अटपटी लगती है कि किसी भी मामले में ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। और किसी भी मामले में ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप संसदीय प्रक्रियाओं का पालन नहीं करना चाहते हैं, आप संवैधानिक जो नियमावली है उनका पालन नहीं करना चाहते हैं। इन प्रकारेण आप ये चाहते हैं कि उस राज्य में किसी तरह से भी हमारी हुकूमत हो जाए, नहीं हो तो फिर राष्ट्रपति शासन हो। अब देखिए, जैसे आपने अभी झारखंड का उदाहरण दिया था, अगर किसी मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, आपने उसका आधा पार्ट, ए पार्ट मतलब मंजूर तो कर लिया, राज्यपाल दरअसल उस सरकार का मुखिया है, संवैधानिक मुखिया। अब उस राज्यपाल को चिंता ही नहीं है कि उस राज्य में क्या हो रहा है। तो एक तरफ आप मुख्यमंत्री का इस्तीफा मंजूर करते हैं और दूसरी तरफ जो दावा किया जा रहा है कि मेरे पास बहुमत है, मान लीजिए जो दूसरे सोरेन जो गए हैं तो उनको मिलने का आप समय ही नहीं दे रहे हैं। तो आपको अपने राज्य के हित में काम कर रहे हैं या अपने राज्य के अहित में काम कर रहे हैं? ये तो राज्य विरोधी आचरण है कि आप अपने सरकार में निर्वाचित हुकूमत नहीं बनने दे रहे हैं। आपको याद है हाल के दशक में हमने देखा है कि राज्यपालों का इस तरह से आचरण कुछ बढ़ा है। क्या महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी के व्यवहार को आप भूल गए, जो सुबह 4 बजे उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को और अजित पवार को शपथ दिलाई थी? तो अगर राज्यपाल इस तरह से इस्तेमाल किए जाएंगे तब थोड़ा सा मुझे लगता है कि फिर इसके बाद कौन सा प्रतीक बचता है जो हमारे संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने वाला हो। जी जी राजेश भाई, मैं इसको करके जरा थोड़ा बिहार पे भी चर्चा कर लें। मुझे जो सबसे बड़ी बात ये लगती है कि एक तरफ आपके राज्य के ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, राजा साहब, महाराजा साहब, जिस तरह से उन्होंने घुटने टेक दिए इस तरह के जो आचरण था उसके सामने, और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन बिल्कुल एक आदिवासी बैकग्राउंड का व्यक्ति, उसने लड़ने का निश्चय किया। और ये बात मुझे कम से कम ये अच्छा लगा कि वो लड़ रहा है। दूसरी बात मैं जरा बिहार की इसलिए कर लेना जरूरी है कि अभी भी मैं कई तमाम दोस्त मित्रों से बात कर रहा हूं, इस जो भी हुआ बिहार में, उसपे तो नीतीश का नुकसान ही नुकसान है। पार्टी के रूप में मैं हरदम कहता हूं, पार्टी के रूप में बीजेपी का फायदा, पार्टी के रूप में इंडिया गठबंधन का नुकसान, व्यक्ति के रूप में नीतीश जी का फायदा, और व्यक्ति के रूप में मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, केवल एक व्यक्ति का फायदा, और जेपी नड्डा जी हैं। उनको पहली बार लगा कि अध्यक्ष हैं, थोड़ा उनका अध्यक्ष के तौर पे जा रहे थे, नहीं तो अब तक तो पीछे कर दिए जाते थे इसमें। मुझे ये लगा, आपको समझ में आया क्या कि नीतीश जी ने सब क्यों किया, या जो मुझे अभी भी लगता है कि ये एक षड्यंत्र था, नीतीश जी जाने अनजाने उसके पात्र थे और ये पूरा मैनेज था बीजेपी द्वारा? देखिए आनंद जी, मैं बिहार से ही मध्य प्रदेश पे जाऊंगा, क्योंकि आप देखिए एक सूत्र वाक्य भारतीय जनता पार्टी के एक्सटेंशन पाए, कहीं कोई अदृश्य ताकत से एक्सटेंशन पाए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जेपी नड्डा साहब ने बिहार की धरती पर बोला था कि अब प्रादेशिक दलों का जमाना नहीं है, खत्म हो जाएंगे। तो इसका अर्थ यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है वो क्षेत्रीय दलों और प्रादेशिक पार्टियों के पक्ष में बहुत ज्यादा नहीं है। और इसका सबूत बिहार ही है कि आपको याद होगा जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे तो चिराग पासवान के कंधे पर रखकर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को पर बंदूक चलाई थी, और नीतीश कुमार तब उनके साथ ही थे। तो नतीजा क्या निकला? 71 स्थानों से, अगर मुझे ठीक याद है तो उनके 43 विधायक रह गए सदन में, वो और दुर्बल और निर्बल होकर के, दीनहीन होकर के। लेकिन उन्हें मालूम है भारतीय जनता पार्टी को कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है, इसलिए 43 विधायक होते हुए भी उन्होंने नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री चुना। तो उसके 2 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि नीतीश कुमार खुद एक अत्यंत कृतज्ञ भाव से काम करते कि भाई ठीक है, मेरे पास तो विधायक ही नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बना रही है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो नीतीश कुमार का बचा खुचा वोट बैंक है, जो अति दलित, महादलित जो भी आप है, ओबीसी कुर्मी वाला जो है, वो भी और खींच लें। अभी जो ताजा है उनका वोट बैंक कम हुआ है, तो अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो अब ये और भी अगर कम होता है तो देखिए 43 से अब उनके विधायक हो सकता है कि चुनाव तक आते आते 20, 25, 15 ही रह जाएं। विधायक आज उनकी तारीख, सांसद उनके पास
करीब करीब 16-17 सांसद हैं। 16-17 सांसद की जगह आप ये लिख के ले लीजिए कि उनके सांसद 5 या 6, 4 या 5 से ज्यादा नहीं रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने अब ये आत्मघाती कदम उठाया है, ठीक वैसे ही जैसा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उठाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत ही सुनियोजित तरीके से लोकसभा में हरवाया गया। उनका जनाधार वाला बेल्ट, जो उनका आधार है, वो कम किया गया। फिर उसके बाद जब वो 22 विधायकों के साथ कमल आते हैं और कमलनाथ की सरकार गिराते हैं, तो 22 विधायकों के साथ उस ज्योतिरादित्य का जो कद था, वो क्या होता है, जब अगले विधानसभा आते हैं तो उनके केवल 16 या 15 14 या 15 लोगों को टिकट मिलता है। अब 14 और 15 लोगों में से केवल 5 या 6 जीत पाते हैं। अब बताइए कि जिस सरकार में 10 जनपद के करीब रहते हुए उनके चमड़े के सिक्के चल रहे थे, अब वो 4-5 विधायकों के भरोसे चल रहे हैं और वो राज्यसभा में हैं। तो दुर्बल कौन हुआ? कांग्रेस का तो जो नुकसान होना था वो किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपने पैरों पर तो कुल्हाड़ी मारी, ठीक वैसे जैसा नीतीश ने किया, तो वैसा ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। अब इन बहुत ही एक मजेदार और दिलचस्प दृश्य देखने को होगा आनंद जी, कि बिहार में और मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और नीतीश कुमार का कद कैसा होता है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि मतलब अपना नुकसान भी है और फिर भी जो है जिए जा रहे हैं। वो आपने एक वो शेर अदम साहब का सुना होगा कि जिसके सम्मोहन में पागल धरती है, आकाश भी है, आज खुशी से जहर पी रहे और उसका एहसास भी है। तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं जी। बहुत बढ़िया। मैं एक मेरे एक और प्रश्न है इंडिया गठबंधन के ऊपर, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन की बात करके हम लोग इसको रैप अप करेंगे। इंडिया गठबंधन के बारे में कहा जा रहा था ऐसी दिक्कत वैसी दिक्कत। अब भाई नीतीश को तो जैसे जो खुद ही सूत्रधार थे वही भाई साहब चले गए, इससे जरूर धक्का लगा है। लेकिन जहां तक सीट की बात है, चाहे वो नीतीश जी हो चाहे केसी त्यागी हो, उनको बिहार में सीट डिस्ट्रीब्यूशन से दिक्कत नहीं थी। उनको दिक्कत थी कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, बंगाल में सीट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, पंजाब में गड़बड़ है। ये मुझे अभी भी गले नहीं उतर रहा है। लेकिन मोटा मोटी इंडिया गठबंधन का सीट वो पैक्ट दक्षिण में तमिलनाडु में पूरा कंप्लीट हो चुका है। आम आदमी पार्टी से तय हो गया है कि दिल्ली में हम लोग 3 और 4 करके लड़ेंगे, पंजाब में आमने सामने लड़ेंगे, जिससे बीजेपी 4 नंबर की पार्टी 4 ही नंबर की रहे। बंगाल में कुछ लोगों का, राजेश जी, ये मानना है कि जो ममता बनर्जी के सामने अगर जो 18 सीट जो बीजेपी के पास है, अगर उसमें थर्ड पार्टी भी लड़ती है तो शायद वो कहीं ना कहीं फायदा भी पहुंच सकता है उसका, क्योंकि ममता बनर्जी के जो एंटी इनकम्बेंसी वोट हैं, जो मूलतः बीजेपी के वोट नहीं है, जो सीपीआईएम या कांग्रेस के वोटर हैं, वो किसी भी वजह से अगर नाराज है तो वो, अगर उनको कोई ऑप्शन मिलेगा तो वो कांग्रेस या सीपीएम या कम्युनिस्ट को दे देंगे। ऑप्शन नहीं होगा तो ममता बनर्जी को ना देके वो एक वोटर वहां जा सकता है। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर वहां त्रिकोणीय मुकाबला कुछ सीट पे होता है तो उसका नुकसान बीजेपी को होगा, उसका नुकसान इंडिया गठबंधन को नहीं होगा। इन सब जगहों का मैं गठबंधन पे एक ओवरऑल आपका पिक्चर ले लूं, जहां जहां दिक्कत थी। यूपी में करीब करीब कंप्लीट हो गया, यूपी में अब कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब नीतीश कुमार जो बाद में बोल रहे हैं, कारण कुछ दिन तो वो चुप थे, एकदम खामोश थे, पहले नहीं बोल रहे थे। जब शपथ दोबारा ले ली, बीजेपी के साथ चले गए, तब वो बड़े मासूम और बाल सुलभ कुछ कारण और बहाने बता रहे हैं। केसी त्यागी का आपने जिक्र किया, ये आफ्टर थॉट है, बाद में सोचा गया, गढ़ा गया, रचा गया बहाना है, क्योंकि दुनिया हंसी उड़ा रही है उनकी कि भाई आप बेवजह चुप रहे और इंडिया छोड़ गए। तो एक तो कारण ये है कि अब उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तो मारी, लेकिन अब उन्हें जस्टिफाई तो करना है किसी ना किसी से। तो वो जस्टिफाई करने के लिए कुछ बड़े बेहुदे से और उठपटांग से, और जो गले नहीं उतरने वाले कारण हैं, जो किसी को पच नहीं रहे हैं, वो कारण गिना रहे हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है साहब कि आप इंडिया गठबंधन की जब हम बात करते हैं, तो जिस तरह से जैसे झारखंड में डेवलपमेंट हुआ, बिहार में डेवलपमेंट हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस को भी इन डेवलपमेंट्स के आधार पर अपने इंडिया गठबंधन के भीतर भी कुछ नीतियों पर विचार करना पड़ेगा और गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। मैं एक बंगाल के उदाहरण से ही आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कांग्रेस ने
कांग्रेस से सत्ता किसने बंगाल में छीनी थी? लेफ्ट ने। 1996 जब आया, जब नरसिंह राव की सरकार हारी, तो लेफ्ट कहां थे? कांग्रेस के साथ नहीं थे। वो तो ज्योति बसु को पास प्रस्ताव भिजवा रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर बन जाइए। मतलब जो जनता दल था या जो जो गैर कांग्रेसी दल थे, वो उसकी नुमाइंदगी कर रहे थे। दूसरा कारण। तीसरा कारण यह है कि देखिए, ममता बनर्जी की जो पार्टी खड़ी है, वो जो किसकी कोख से निकली है, वो कोख कांग्रेस की है। तो जो एक नेचुरल एफिनिटी ममता बनर्जी के मतदाताओं की है, अगर वो पहली प्रायोरिटी आप देखेंगे तो वो कांग्रेस होगी, लेफ्ट तो नहीं होगी। ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो इसका अर्थ यह है, रेसिप्रोकल है ये, कि अगर कांग्रेस के मतदाता भी सोचेंगे, तो क्या वो, जब अगर कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन करेंगे, तो क्या वो लेफ्ट के साथ जाएंगे? जिन्होंने 2 बार 3 बार आप देखिए तो कांग्रेस के विरोध में सामने खड़े हुए, तो वो अब जो कांग्रेस का मतदाता है, वो जाएगा ममता बनर्जी के पास। दूसरी तरफ लेफ्ट का जो मतदाता है, वो कांग्रेस के पास पूरा का पूरा कभी ट्रांसफर नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी अधीर रंजन जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वो ठीक है कि हाईकमान के इशारे पर के बिना तो नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन बंगाल में कांग्रेस को अपनी राजनीति करनी है, अपना राजनीतिक हित भी देखना है। लेकिन अब उनको ये झारखंड और बिहार के घटनाक्रम के बाद ये देखना होगा कि उन्हें ममता बनर्जी का साथ ज्यादा जरूरी है बनिस्बत लेफ्ट के। केरल में वो अपना गठबंधन जारी रखें, केरल में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका कांग्रेस को और ममता को दोनों को फायदा होगा और बीजेपी को नुकसान होगा, जो आप अभी जिक्र कर रहे थे। लेकिन उसमें एक और भी है, ममता को भी थोड़ा सा उदार होना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये होगा कि चाकू खरबूजे पे गिरेगा, खरबूजा चाकू पर, नुकसान तो होना ही है। तो ममता के लिए भी एक संकेत है, चेतावनी है, इशारा है कि उनको कांग्रेस के पक्ष में ही जाना होगा और कांग्रेस को लेफ्ट से थोड़ा फासला बनाना पड़ेगा। आज की तारीख में तो यही मुझे भविष्य दिखता है। मैं एक छोटी सी चीज पूछ लूं, ये जो नीतीश जी का अब वो एक 2-3 बहाने सुन लीजिए। उनका कहना है कि मैं इंडिया नाम के अगेंस्ट था, मुझे पसंद नहीं था, तो एक कारण ये भी बता रहे हैं। तो भाई उसका नाम रुस्तम हिंद रख लेते। आपने कहा कि उसका नाम रुस्तम हिंद, सितारे हिंद कुछ ऐसा होगा, ये आपने कहीं बोले होते ना कि इसका नाम रुस्तम हिंद रखिए साहब, अगर रुस्तम हिंद नहीं होगा। दूसरा वो कह रहे हैं केसी त्यागी कि वहां तो उनको कोई प्राइम मिनिस्टर भाई बनना चाहिए था, लोगों को अनाउंस करना चाहिए था। तो यहाँ क्या वो प्राइम मिनिस्टर अनाउंस हो गए हैं यहाँ आके? फिर वो कह रहे हैं संयोजक, तो क्या यहाँ संयोजक हो गए हैं? अब नीतीश जी कह रहे हैं कि वहां जब मैं था तो मेरे नेतृत्व में जातीय गठबंधन का वो हुआ था वो, तो यहाँ क्यों नहीं करा ले रहे हो भाई? यहाँ भी तो आप ही नेतृत्व कर रहे हो। तो वो जी सेल्फ बिल्कुल। कंट्राडिक्टरी है। मतलब मुझे, मेरे बहुत घनिष्ठ रहे हैं, मेरे बहुत आत्मीय रहे एक समय, मुझे भी उनका इस समय जो स्थिति उसको देख के दुखी होता है। मैं इस पे एक बहुत छोटा सा, उनको अब नाम से दिक्कत हो रही है कि नाम इंडिया नहीं होना चाहिए। देखिए, मौनम स्वीकृति लक्षणम, जब जिस बैठक में इंडिया तय हुआ, उस समय तो आपकी जबान खामोश थी, आप चुप थे। और जब आपको सरकार बनानी थी बीजेपी के साथ, तब जो मैंने अभी कहा था कि आफ्टर थॉट, वो एक ऐसे मासूमियत भरे तर्क दे रहे हैं जो किसी के गले ही नहीं उतर रहे। अरे भाई, इंडिया भला पुराना यूपीए को जिंदा कर लेते, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, उसी को जिंदा कर ले, लेकिन आप अपना बात तो रखो। आपके लोगों ने तो मुंह तक नहीं खोला वहां पे। और बल्कि इंडिया के पक्ष के में जब इंडिया नाम रखा गया, तो मुझे याद है कि सारे लोग बड़े बल्ले बल्ले करते हुए निकले थे वहां से कि क्या शानदार नाम मिला है। और वास्तव में एक बार बीजेपी के माथे पर शिकन आ गई थी कि इंडिया नाम को, वो इंडिया नाम के स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तो वो तो अभी भी ये अभी भी एक, दिक्कत है, अभी भी अभी भी दिक्कत है। दिक्कत है। इंडिया नाम, इंडिया नाम से तो मामला दिक्कत है ही। बिल्कुल। तो एक तो कारण ये है। दूसरा, अब देखिए क्या हासिल करेंगे, क्या नरेंद्र मोदी के होते हुए, क्या अमित शाह के होते हुए, क्या नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के होते हुए नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा? और जबकि वो 300, 250, 200 सीटें जितनी भी लाएंगे, वो, इनके पास तो मुश्किल से 4 सांसद होंगे। तो 4 या 5 सांसदों के दम पर क्या वो प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं?
एनडीए के संयोजक भी उनको नहीं बनाया गया। अगर इधर रहते इंडिया का संयोजक मान लीजिए एक बार बना भी मान लीजिए, अव्वल तो मैं आपके शो में भी मैंने पहले कहा है और कई शो में कि देखिए भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची आप देख लीजिए आनंद जी, जो दल बदल करके बार बार गए हैं वो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। तो नीतीश कुमार तो 3 बार बीजेपी के साथ जा चुके हैं। ऐसे आदमी को कोई जो प्रतिपक्षी गठबंधन है क्या संयोजक बनाएगा? मैं तो उनके साथ, अब वो समाजवादी नहीं दुकानवादी हैं। इससे बेहतर तो लालू यादव हैं कि जब से वो खांटी समाजवादी दो सोच के एक ही धारा के दोनों निकले हैं, लेकिन लालू यादव ने अगर ये धारा अपनाई कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं लेंगे ना देंगे, तो तब से आज तक वो अपने उस पर टिके हुए हैं और इसलिए ईडी उनको भी जो है परेशान कर रही है। और दूसरी चीज, अंतिम बात मेरी एक इस आपके प्रश्न के उत्तर में कि देखिए बिहार में तो इन्होंने अपने पैरों पर कैसे कुल्हाड़ी मारी बीजेपी ने और खुद नीतीश ने। एक तरफ तेजस्वी का चेहरा है, तो क्या ये डेंटेड पेंटेड जो चेहरा नीतीश कुमार का ये तेजस्वी के चेहरे का मुकाबला कर पाएगा? जो 20-22 विधायकों के 43 विधायकों के उस पर बैठे हुए हैं और 5-7 सांसद निकल के आएंगे। अब मुख्यमंत्री उनके जो बयान आए हैं वो तो कुर्मियों के बीच में अलोकप्रिय हो गए। अभी मैं कल एक चर्चा में था तो उनको जो है उत्तर प्रदेश के जो कुर्मी समुदाय के प्रतिनिधि थे उसमें वो बता रहे थे कि हम तो बहुत ही निराश हैं इस बात से, थके हुए हैं। कानपुर के आसपास के लोग थे वो, और उन्होंने बहुत उस पर बड़ा नाराजगी जताई थी। जी जी, मैं खत्म करने से पहले मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा दूं। तेजस्वी ने ना केवल उम्र का एडवांटेज है, तेजस्वी ने अपने आचरण से भी इस बार बहुत ग्राउंड कवर किया है। मतलब वो मुझे लगता है कि बिहार की पॉलिटिक्स में परिपक्वता, आचरण, एक भी ऐसा शब्द नहीं बोला जो नाप तौल के जो उसके अगेंस्ट यूज किया सकते। और अभी बिहार की पॉलिटिक्स में जो सबसे ऊंचे कद का नेता तो इस समय आज तेजस्वी यादव, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।